हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज को लेकर विवाद गर्मा गया। वेब सीरीज का नाम है घूसखोर पंडित। और ये जब विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल बड़ा यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म, चाहे अमेजॉन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, उसकी किसी वेब सीरीज को सिर्फ उसके नाम की वजह से उस पर रोक लगाई जा सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल रोक लगाई जा सकती है। और यही हुआ है घूसखोर पंडित वेब सीरीज के मामले में। केस का नाम है अतुल मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026, सर्वोच्च न्यायालय। मुद्दा था एक वेब सीरीज के नाम को लेकर। उस वेब सीरीज का नाम है घूसखोर पंडित। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि जो ये वेब सीरीज का नाम है, टाइटल है, ये पूरे के पूरे ब्राह्मण समुदाय को बदनाम करता है और उन्हें भ्रष्ट बताकर नकारात्मक छवि बना रहा है। यह मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयन की पीठ के सामने। और इस पीठ ने जब इस मामले पर सुनवाई कर रही थी तो एक गंभीर सवाल भी पूछ ही लिया नेटफ्लिक्स से। आप किसी समाज के एक वर्ग को इस तरीके के टाइटल से क्यों अपमानित कर रहे हैं? तो मतलब कोर्ट का इंडिकेशन था कि जो ये टाइटल है कहीं ना कहीं ब्राह्मण कम्युनिटी को अपमानित कर रहा है। कोर्ट ने इस पे साफ कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो असीमित नहीं है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। और ये मामला बनता है नाम का और मानव जीवन की गरिमा के बीच का विवाद बनता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं का विवाद बनता है। कोर्ट ने, समझिएगा, ये कहा कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो असीमित नहीं है। और जब तक निर्माता यानी कि जो इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो एक शपथ पत्र, एफिडेविट देकर ये पुष्टि नहीं करते हैं कि इसका नाम बदल दिया गया है, तब तक इस वेब सीरीज के रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि जब तक प्रोड्यूसर इसका नाम चेंज करने के लिए आधिकारिक रूप से कोर्ट के सामने शपथ पत्र नहीं दाखिल करते हैं इस नाम के साथ, तो यह वेब सीरीज रिलीज नहीं होगी। यह सिर्फ एक फिल्म या फिर वेब सीरीज का विवाद नहीं है, यह संवैधानिक मोड़ भी है। इसी को मैं आपको पूरे कानूनी विश्लेषण को समझा रहा हूं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जुडिशियल योगी का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यहां पर कौन सा संवैधानिक टकराव इन्वॉल्व है। वो है अनुच्छेद 19 को लेकर जो कानून है उसको सबसे पहले समझते हैं। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए भारत के संविधान के तहत हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह अधिकार जो है पूर्ण नहीं है। संविधान के ही अनुच्छेद 19(2) के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। किन ग्राउंड्स पर? डिफेमेशन पर के ग्राउंड पर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के ग्राउंड पर, डिसेंसी और मॉरलिटी के रक्षा के लिए, और सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की रक्षा के लिए, और उसके साथ साथ और दूसरे जो आधार हैं उन ग्राउंड पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आजादी पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। और इसकी अनुमति संविधान का ही अनुच्छेद 19 खंड 2 देता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 देता है। इस केस में जो मुख्य मुद्दा इन्वॉल्व था वो था मानहानि का, यानी कि डेफेमेशन का। यहां पर जो याचिकाकर्ता थे उनका यह तर्क था कि जो ये नाम है घूसखोर पंडित, ये पूरे समुदाय की कलेक्टिव डेफेमेशन कर रहा है, उनकी सामूहिक अवमानना कर रहा है। अब आप सोचिएगा, क्या सिर्फ एक शीर्षक किसी पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है क्या? यह सवाल है, नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा हां या नहीं, और अपना कानूनी कारण भी बताइएगा। यही सवाल इस केस को इतना महत्वपूर्ण बना रहा है।
अब बात करते हैं कलेक्टिव डिफेमेशन क्या है, सामूहिक मानहानि क्या है। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की जरूरत है। देखिए, भारत में जो मानव हानि की जो परिभाषा है, पहले क्रिमिनल लॉ, जो पुराने वाला क्रिमिनल लॉ था, इंडियन पीनल कोड, उसकी धारा 489 के अंदर थी। और 2023 के अंदर हमारा नया आपराधिक कानून आया, भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 356 के तहत जो आपराधिक मानहानि है, डेफेमेशन है, वो दिया गया है। डेफेमेशन का अर्थ क्या होता है? डेफेमेशन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा आरोप लगाना या फिर कुछ ऐसा पब्लिश करना उसके बारे में जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, जिससे उसकी रेपुटेशन को हानि हो। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या जो पर्सन है, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर क्या एक समूह भी शामिल हो सकता है? और उसका कानूनी स्पष्ट रूप से जवाब है हाँ, हो सकता है। भारतीय न्यायालयों ने समय समय पर माना है कि यदि कोई समूह स्पष्ट और पहचाने जाने योग्य है तो उसके खिलाफ की गई टिप्पणी भी मानहानि हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कोई विशेष संगठन, कोई निर्धारित समुदाय और कोई विशिष्ट जाति या फिर पेशेवर समूह, इसी के बिना पर जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो या इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। ठीक है। और जो ये आज का जो ये मुद्दा है, इस मामले के अंदर यह आरोप था कि जो घूसखोर पंडित जो टाइटल है वेब सीरीज का, ये पूरे ब्राह्मण समुदाय को भ्रष्ट बताकर एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रहा है। जो पेटिशनर्स थे इस मामले के अंदर, उनका यह दलील था कि ये सिर्फ रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बल्कि ये सामूहिक अपमान है, सामूहिक अवमानना है पूरे ब्राह्मण समुदाय की। कोर्ट ने इस मामले के अंदर तुरंत इस वेब सीरीज पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक निर्माता इसके अंदर शपथ पत्र देकर अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे कि उन्होंने इस वेब सीरीज का टाइटल बदल दिया है, तब तक हम इसको रिलीज नहीं होने देंगे। मतलब एक तरह से रोक लगा दी है इस टाइटल के साथ। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि न्यायालय ने यहां पर संतुलन बनाए रखा है। और यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जो पूरा प्रकरण है आपके आने वाले जुडिशरी एपीओ या फिर दूसरे एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो कोर्ट ने किया है यहां पर कोई अल्टीमेट गिल्टी नहीं माना है, बल्कि एक तरह से संवैधानिक स्तर पर प्रारंभिक परीक्षण था और उसके दौरान ये कहा कि ये जो नाम है ये ठीक नहीं लग रहा, इसको बदलने की जरूरत है और जब तक आप बदलोगे नहीं तब तक हम इसे रिलीज नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं रिलीज से पहले न्यायिक हस्तक्षेप का जो मुद्दा है उसको समझते हैं। प्रायर रेस्ट्रेंट वर्सेस रिलीज की मतलब एक तरह से आप इसको प्री सेंसरशिप भी कह सकते हैं, उसको समझते हैं। संवैधानिक प्रश्न जो बड़ा है यहां पर, क्या अदालत किसी भी वेब सीरीज या फिर मूवी में रिलीज से पहले हस्तक्षेप कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है? सामान्यतः भारत के अंदर जो प्रायर रेस्ट्रेंट है उसको पसंद नहीं किया जाता, प्री सेंसरशिप को पसंद नहीं किया जा सकता। फिल्मों के लिए अगर देखा जाए तो पारंपरिक सेंसरशिप जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के माध्यम से होती है, जो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट के तहत काम करता है। लेकिन ये जो स्थिति है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अप्लाई नहीं होती है, जैसे इस मूवी के, इस वेब सीरीज के रेफरेंस में। ओटीटी प्लेटफॉर्म की स्थिति थोड़ी सी अलग है, वे पारंपरिक सेंसरशिप प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन बताया जा रहा है किसी भी वेब सीरीज के माध्यम से, तो अदालत उसमें अपनी संवैधानिक शक्ति का उपयोग कर सकती है। क्योंकि ये जो वेब सीरीज थी ये सीबीएफसी के सामने तो नहीं गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर और बताया जा रहा है कि भाई एक समुदाय को टारगेट करके उसकी गलत छवि पेश कर रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है और कोर्ट ने ऐसा ही किया। इस केस में जो कोर्ट ने दो चीजों के बीच में संतुलन किया है, सबसे पहली बात आर्टिस्टिक फ्रीडम को लेकर और दूसरा समुदाय की प्रतिष्ठा और गरिमा को बचाने के लिए। ये जो मामला है पूर्ण रूप से संवैधानिक संतुलन का भी उदाहरण बनता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अदालत को रिलीज से पहले हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर रिलीज के बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए? नीचे अपना जवाब जरूर लिखिएगा, प्री रिलीज या फिर पोस्ट रिलीज। और आपका उत्तर आपकी संवैधानिक सोच को भी दर्शाता है, ये बात समझिएगा। आप ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट की भी कुछ भूमिका रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष गया था। दिलचस्प बात यह है कि यह मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था।
वहां पर निर्माताओं ने कहा कि वे शीर्षक का नाम बदलने का निर्णय ले चुके हैं, इस वेब सीरीज के टाइटल का नाम बदलना का जो फैसला है वो कर चुके हैं। उस आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये समक्ष में मामला आता है तो कोर्ट कहती है कि सिर्फ मुंह से बोलने से काम नहीं पड़ेगा, आपको ऑफिशियल तरीके से एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने शपथ पत्र जमा करना पड़ेगा। और यही जो चीज है ये दिखाता है कि अदालत रचनात्मकता को यहां पर नहीं रोक रही है, ये जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रही है। यानी कि संदेश बिल्कुल साफ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ किसी समुदाय को अपमानित करने की स्वतंत्रता नहीं होता है। अब इसको पूरा कानूनी तौर पर एनालाइज करते हैं और निष्कर्ष पर निकलते हैं। निष्कर्ष ये है कि ये केस 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को मजबूत करता है। सबसे पहली बात, किसको? फ्रीडम ऑफ स्पीच को। ध्यान रखिएगा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो मौलिक है लेकिन पूर्ण नहीं है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 19 खंड 2 को आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत जो डिफेमेशन का आधार है वो समुदायों पर भी लागू हो सकता है, समूहों पर भी लागू हो सकता है। और तीसरा, अदालत आवश्यक होने पर इंटरवीन कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है जब अभिव्यक्ति सामूहिक गरिमा को प्रभावित करता है। यह फैसला जो है भविष्य में ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े विवादों को प्रभावित कर सकता है। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए यहां पर जो बातें ध्यान रखने की हैं वो है अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, दूसरा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के साथ साथ अगर आप इसको आईपीसी के रेफरेंस में देख रहे हैं तो सेक्शन 499 आईपीसी, और आप प्रेजेंट जो नया कानून है क्रिमिनल लॉ उसके रेफरेंस में देख रहे हैं तो सेक्शन 356 बीएनएस का ये केस बनता है। और उसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग डॉक्ट्रिन के बारे में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अभिव्यक्ति को नहीं दबाया है, ये बात समझिएगा, सिर्फ उसने जिम्मेवारी की याद दिलाई है। और यही अंतर जो है इस मामले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि कल कोई फिल्म आपके पेशे या फिर समुदाय को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर रही हो तो क्या आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे या फिर आप कानूनी उपाय अपनाएंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। यह बात ध्यान रखिएगा, संविधान सिर्फ किताबों में नहीं रहता, ये हमारी गरिमा की भी रक्षा करता है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर करिएगा, और कमेंट में आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। और इस वीडियो को हर लॉयर के साथ, जुडिशरी एस्पिरेंट के साथ, एपीओ एस्पिरेंट के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात अंत में, अगर आप ऐसे ही कानूनी विश्लेषणों को और ज्यादा गहराई में डिटेल्ड नोट्स के साथ, प्रेजेंटेशन जो हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके की आपको मिले, तो आप हमारे ऐप के माध्यम से हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट कोर्स, जिसमें यहाँ पर आपको रेगुलरली ऐसे ही महत्वपूर्ण फैसलों का विश्लेषण मिलता रहेगा, ऑफिशियल पीडीएफ मिलेगी फैसले की, और जो प्रेजेंटेशन हमारी यहाँ पीछे चलती है वो भी आपको यहाँ पर ऐप पर मिल जाएगी। फीस बिल्कुल माइनर सी है, बहुत मेजर डिस्काउंट पर यह कोर्स चला हुआ है, और इस कोर्स की वैधता पूरे 1 साल की है। तो 1 साल तक आप पूरे लीगली अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से या फिर जुडिशियल योगी ऐप के माध्यम से इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको कोर्स का लिंक और ऐप्स का लिंक भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।